हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे क्वाड्रिक्स में हम लोग चैप्टर 2 के क्लास 4 में हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम अदर फार्मूला फॉर पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामीटर्स। सम अदर फार्मूला में पहले एक फार्मूला तो ध्यान से याद कर लें जो लास्ट क्लास में हमने किया था। ये जो लास्ट क्लास में था ना, इसको डायरेक्ट फार्मूला बोलते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं? डायरेक्ट फार्मूला। जो लास्ट क्लास में हमने OLS से जो डिराइव किया था ना फार्मूला, उसको डायरेक्ट फार्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि x एंड y एज इट इज लिया गया है, एज इट इज गिवन। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसमें कोई डेविएशन नहीं लिया गया है। ठीक है, जैसा था वैसा ही लिया गया, नो डेविएशन एट ऑल। तो इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, स्टैट्स में आपने पढ़ा था ना, डायरेक्ट, शॉर्टकट और फिर एक्चुअल मीन वाला। वैसे ही कुछ यहाँ भी 3 फॉर्मूले होने वाले हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला तो हमें आता है। अब हमें एक्चुअल मीन मेथड वाला भी देखना है, एक्चुअल मीन वाला भी फॉर्मूला देखना है। तो ध्यान रहे, ऊपर में लिख दो एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में B2 का फॉर्मूला बन जाएगा। B2 मतलब स्लोप पैरामीटर, B2 मतलब स्लोप पैरामीटर। B2 का फॉर्मूला बन जाएगा समेशन xi yi बाई समेशन xi का स्क्वायर। अब ये कैसे होगा इसको देखेंगे, अभी देखना है हमें। ठीक है, और B1 का तो वही सेम फॉर्मूला है। B1 के लिए तो कुछ नहीं करना ना, y मीन इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x मीन। तो जब y मीन होगा ही x मीन होगा ही, और जब आप B2 निकालोगे देन वी आर एबल टू फाइंड B1। डायरेक्टली आप B1 पहले नहीं निकाल सकते, पहले आपको B2 का फॉर्मूला होगा, B2 की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको पुट करोगे तब B1 आएगा। क्लियर? तो ये हो गया B2 का फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं जरा कि ये कैसे आएगा। तो अब देखते हैं जरा B2 का फॉर्मूला। तो डेरिवेशन देखें, सबसे पहले इस न्यूमरेटर को अलग से करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला से मैच करता है या नहीं। यानी समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई। अच्छा, स्मॉल एक्स आई और वाई आई क्या है इसके बारे में आप लिख लो। वेयर स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। यानी अगर हर x में से उसके एवरेज को माइनस कर दिया तो जो डेविएशन के बाद की वैल्यूज आ रही है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो आप इक्वेट्रिक्स में यही पढ़ो, लेकिन जब बच्चे अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे ना 5th सेम में, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, तो वहाँ फिर वो बताएंगे। अभी फिलहाल है स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन, तो फिर स्मॉल वाई आई भी क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई मीन। यानी समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई के लिए जब आप खोलोगे तो यहाँ पे डाल दोगे x माइनस एक्स मीन, यहाँ पे डाल दोगे y माइनस वाई मीन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है 1 2 3 4, तो 4 चीजें आएंगी प्रोडक्ट में। देखो x इंटू वाई आएगा, फिर माइनस समेशन x मीन इंटू वाई आएगा, माइनस समेशन x इंटू वाई मीन आएगा, प्लस समेशन x मीन और y मीन आएगा। अब आपको बता दें, पूरे स्टैटिस्टिक्स में और पूरे इकोनोमेट्रिक्स में जो हम लोग आगे करने वाले हैं उसमें x मीन और y मीन को माना जाता है कांस्टेंट। x मीन और y मीन को हम लोग क्या मानते हैं, बताना बच्चे? कांस्टेंट। तो अगर वो समेशन के अंदर में दिख रहा है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। समेशन के अंदर में है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो बाहर नहीं आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स वाई। यहाँ पर x मीन बाहर आ जाएगा समेशन y, यहाँ पर y मीन बाहर आ जाएगा समेशन x, और यहाँ पे दोनों ही बाहर आ जाएंगे और इसके साथ लग जाएगा n। अब देखो, आपको पता है, साइड में लिख लो कि y मीन इज इक्वल टू समेशन y बाई n। यानी अगर हमें समेशन y की जरूरत पड़ेगी तो हम n इंटू वाई मीन डाल सकते हैं। ठीक है, n इंटू वाई मीन डाल सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। चलो वही करते हैं हम लोग। मीन तो कहीं नहीं रहना चाहिए ना, मीन की जगह पे वैल्यू डाल देंगे, माइनस एक्स मीन की जगह पे डाल देंगे समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई, माइनस वाई मीन की जगह डाल देंगे समेशन वाई बाई एन इंटू समेशन एक्स, यहाँ पे डाल देंगे समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन इंटू एन। तो एन एन कैंसिल,
अब बच गया क्या हमारे पास, तो n थोड़ा सा और देख लो जरा, ये एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, ये दोनों कैंसिल। तो बचेगा क्या, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई इंटू समेशन एक्स बाई एन। समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई इंटू समेशन एक्स बाई एन, और आप अगर इसको एलसीएम ले लोगे तो ये बचेगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई इंटू समेशन एक्स बाई एन, लेट इट बी 1। ये आ गई समेशन, ये न्यूमरेटर की तो वैल्यू आ गई, अब डिनोमिनेटर की अलग से निकालेंगे। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स मीन। अब इसको जब आप खोलोगे तो ध्यान से, समेशन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्स मीन स्क्वायर के साथ क्या लग जाएगा n, क्योंकि ये है कांस्टेंट और इसके साथ लग जाएगा n, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 मीन बाहर और रह जाएगा समेशन x, रह जाएगा समेशन x, ठीक है। अब आप गौर से देखो तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस मीन की जगह पे आप डालोगे समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स, दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, एन से एन कैंसिल, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, दोनों सेम चीज़ें है ना, समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन और समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, बस फ़र्क ये कि माइनस 2 है और ये प्लस 1 है। तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, और जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर में से माइनस बचता है ना, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई n, ये आ गया, लेट इट बी सेकेंड। अब दोनों का जरा रेशियो करके देखो, 1/2 करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में ये चीज़ आ गया n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन y इंटू समेशन x बाई n, फिर इस पूरे को डिवाइड करेंगे n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर बाई n, n से n कैंसिल, ये क्या आ गया, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन y इंटू समेशन x अपॉन में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू b2। तो ये हमने प्रूव किया कि भाई B2 का दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है, चाहे तो आप ये वाला यूज़ कर लो या फिर ये वाला यूज़ कर लो, दोनों क्या है, सेम चीज़ देगा, B2 ही देगा हमें, क्लियर। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड, ये वाला। अब इस पे एक एग्जाम्पल कर लो तो समझ में आ जाएगा। मान लो अभी बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए, जैसे x ले लिया 1 2 3 4 5, y ले लिया 4 3 1 2 2। अब आप x मीन और y मीन निकालोगे तो x मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 by 5 इज इक्वल टू 3, और y मीन निकालोगे तो 4 3 7 1 8 2 10 to 12 आ रहा है। एक काम करो ना, कुछ ऐसा करो जो कि होल वैल्यू आ जाए, 1 1 1 कर देते हैं, ठीक है, या इसको 2 कर दो, 3 2 5 1 6 3 2 5 2 1 3, और कितना हो गया, 6 तो हो गया, 4 चाहिए और, तो 1 और 3, तो ये आ गया 10 आ गया, 10 by 5 इज इक्वल टू 2। तो जब हम स्मॉल x निकालेंगे ना तो x माइनस एक्स मीन, यानी कि x माइनस एक्स मीन इज 3, और स्मॉल y निकालेंगे तो y माइनस 2 y माइनस वाई मीन।
अब स्मॉल x निकालेंगे तो 3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। y माइनस y में निकालेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। अब हमें क्या क्या चाहिए, स्मॉल x इंटू वाई चाहिए और स्मॉल x का स्क्वायर चाहिए। तो स्मॉल एक्स आई स्क्वायर करेंगे और फिर स्मॉल एक्स आई वाई आई करेंगे। तो स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4, और स्मॉल एक्स आई वाई आई करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, फिर इधर आ गया 0 -1 और इधर आ गया 2। दोनों का सम कर दो बच्चे, तो 2 1 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 4 8 2 10 आ गया। तो यहाँ से आप B2 निकाल लोगे ना, B2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो दिस इज 2/10 इज इक्वल टू 0.2। और वही सेम मेथड रहेगा B1 के लिए, y मीन इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x मीन, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ये तो हर जगह सेम रहता है। तो y मीन की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 पुट कर दो ना, ये तो रहा y मीन और ये रहा x मीन और ये रहा B2, तीनों को पुट कर देना है। तो B1 आ जाएगा B1 प्लस B2 में आ गया 0.2 और x मीन आ गया 3, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू B1 और प्लस में आ गया 0.6, तो B1 इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.4। सो आवर रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू B1 1.4 प्लस 0.2 इंटू x। तो देखा कि इस वाले मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या मीनिंग होता है। तो ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि डू बाय एक्चुअल मीन मेथड, ये समेशन हमें गिवन होते हैं, कभी कभी ये वैल्यूज ही गिवन होती है हमें। तो जब ये वैल्यूज गिवन होती है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला याद करने से तो बात बनेगी नहीं। क्या गिवन है डेटा क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। अब है एक तीसरा है विदाउट OLS, विदाउट OLS डायरेक्ट मेथड। एक तो हमने किया था डायरेक्ट मेथड विथ OLS का यूज करके लास्ट क्लास में किया था। आज भी हम लोग डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला निकालेंगे B2 के लिए, लेकिन कोई OLS यूज नहीं करने वाले, बहुत ही सिंपल मेथड है। ये मेथड तो ऐसा है कि कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ ना और आपके पास टाइम है तो 2 मिनट लगेगा, आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें कोई कैलकुलस वगैरह नहीं यूज करना, ईजी है। जैसे देखो क्वेश्चन है, फाइंड the formula for B1 and B2 when y hat is equal to B1 plus B2 x। आप समझ चुके हो कि SRF हम लोगों ने लिख लिया, y hat is equal to B1 plus B2 x, इसमें हमें B1 और B2 निकालना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लेट कर लेंगे y i इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x i। हैट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअल नहीं है, ये यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया है, इग्नोर हैट ऑन y फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बने। अब हर जगह हैट लिख करके जो है वो आप करना चाहो तो आप हैट लगा करके कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए y हैट रिमूव कर दिया, ये कोई एक्चुअल y i नहीं है, ये सैंपल वाली ही है, ठीक है। तो y i इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x i। अब देखो जरा, समेशन y i इज इक्वल टू, समेशन ले लेंगे इसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर, तो B1 के साथ लग जाएगा n और B2 के साथ क्या लग जाएगा, समेशन x i। बहुत सिंपल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी सारे डेटा को तो हम इन्वॉल्व कर लेंगे, ये तो एक ही इक्वेशन आए B1 B2 में, और एक इक्वेशन से तो B1 B2 सॉल्व होगा नहीं। तो हम करेंगे क्या कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स आई विथ इक्वेशन 1 एंड देन टेक समेशन
देन टेक समेशन, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और समेशन भी लेना है। तो एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बी वन एक्स आई प्लस बी टू एक्स आई का स्क्वायर। अब समेशन लेंगे तो समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बी वन बाहर आ जाएगा, समेशन एक्स आई प्लस बी टू बाहर आ जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। लेट इट बी थर्ड। थर्ड में भी देखो सारे एक्स आई वाई आई को, सारे एक्स आई को, एक्स आई स्क्वायर को हम लोगों ने यूज़ करके बी वन बी टू का एक और इक्वेशन बना दिया। अब फायदा ये होने वाला है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करके हम लोग b1 b2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करके b1 b2 आ जाएगा। अब इसके बाद का तो सेम है, हमने कोई OLS नहीं लगाया। अब फिर से वही सेम तरीके से इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो b1 के साथ n है, यहाँ b1 के साथ समेशन x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में समेशन एक्स आई से, एंड थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एन से। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने वाला है, समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई माइनस बी वन एन इज इक्वल टू है बी वन एन समेशन एक्स आई प्लस बी टू समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बी वन समेशन एक्स आई इंटू एन, और प्लस में आ जाएगा बी टू एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे फॉर्मूला में n वाला टर्म पहले आता है, तो एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसको माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या हमारे पास n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई इज इक्वल टू, इधर b2 तो कॉमन आ गया ना दोनों में से, b2 ब्रैकेट में आ गया n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई बाई n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। तो देखा फॉर्मूला आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलस नहीं यूज़ किया, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट मेथड ही कहते हैं। इसमें करना क्या है कि पहले तो इक्वेशन आपको फ्रेम कर लेना है कि हाँ भाई हमारा इक्वेशन किस डिज़ाइन का होने वाला है, लीनियर और बिटवीन टू वेरिएबल्स बन गया। उसके बाद से एक बार उसी पे समेशन ले लेना है और एक बार x से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन लेना है, दो इक्वेशन आ जाएगी b1 b2 में, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा b2 और b1 तो सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे तो y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन, यहाँ से आप b1 निकाल सकते हो। तो अभी तक हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, वो भी दो तरीके से, एक विथ OLS और एक विदाउट OLS, एक हो गया एक्चुअल मीन मेथड। एक और फॉर्मूला है बाय एज्यूम्ड मीन डेविएशन। तो एज्यूम्ड मीन डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन डेविएशन मेथड में फॉर्मूला है b2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, और नीचे में आ जाएगा n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, वेयर dx क्या है, तो x का किसी भी एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है, और dy क्या है, तो y का किसी भी एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है। आप इसका चाहो तो इसका भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो पूरा सॉल्व करके, लेकिन इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और b1 का तो निकालने का सेम तरीका है, व्हेन y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2x मीन, यहीं से निकल आएगा। तो फॉर्मूला इसका भी डिराइव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एक एक्चुअल मीन वाला आ जाता है और एक OLS वाला आ जाता है, बस दो ही डेरिवेशन आपको करने हैं। ठीक है,
तो जब जैसा डेटा हमें गिवन होगा उसी को देख करके फॉर्मूला हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस डेटा पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। B2 के टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। एक डायरेक्ट मेथड जिसमें एज इट इज़ x और y यूज़ किया जाता है, एक एक्चुअल मीन मेथड जिसमें स्मॉल xi और yi यूज़ किया जाता है, और एक है तीसरा हमारा एज्यूम्ड मीन डेविएशन, एज्यूम्ड मीन डेविएशन जिसमें dx और dy यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फ्रेमिंग कैसे होगा क्वेश्चन का, x और y तो दिया होगा हमें, इसी में से कोई एक a ले लेंगे और y में से कोई एक b ले लेंगे, फिर dx निकालेंगे x माइनस a और dy निकालेंगे क्या, y माइनस b। फिर हमें चाहिए होगा dx इंटू dy और फिर चाहिए होगा हमें dx का स्क्वायर। तो इन 4 चीज़ों का सम चाहिए, समेशन dx स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा समेशन dx इंटू dy, यहाँ से निकल जाएगा समेशन dy, यहाँ से निकल जाएगा समेशन dx। ठीक है, चारों निकल जाएगा, चारों को पुट कर दो फॉर्मूला में, हमारा काम हो जाएगा। तो ये थे सारे फॉर्मूले जिससे B1 B2 निकाला जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स क्यों नाम दिया है कि हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, तो इसके 2 बनेंगे, एक बनेगा y ऑन x मॉडल और एक बनेगा x ऑन y मॉडल। y ऑन x मॉडल में y इज इक्वल टू b1 प्लस b2x लिखा जाएगा और x ऑन y में x इज इक्वल टू b1 प्लस या कुछ भी दूसरा ले लो k1 प्लस k2 और y लिखा जाएगा। लेकिन एक और फॉर्म होता है y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स ऑफ x माइनस एक्स मीन। ये होता है y ऑन x के लिए, और ये जो बी वाई एक्स होता है ना, यही कोफिशिएंट होता है किसका, x का। तो बी वाई एक्स इज स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x इन y ऑन x मॉडल। तो बी वाई एक्स जो है ये पहचानने के लिए y और x नीचे छोटा छोटा लिखा जाता है। अब लिखते समय ये साथ में हो जाता है, जबकि ये नीचे लिखा जाएगा, वो नीचे लिखा जाएगा वाई एक्स। ठीक है, तो बी वाई एक्स का मतलब है स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x इन y ऑन x मॉडल। उसी तरीके से जब यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाएगी तो x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू होता है बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई, ये किसका कोफिशिएंट है, देखो ना y का कोफिशिएंट नहीं है बी एक्स वाई, जब अलग अलग करोगे तो बी एक्स वाई इज स्लोप कोफिशिएंट ऑफ y इन x ऑन y मॉडल। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपने ये इक्वेशन लिख कहाँ से दी, ये वाली इक्वेशन अचानक से कहाँ से आ गई। तो कोई बात नहीं बच्चे, आपने बेसिक तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x बार y बार और हैविंग स्लोप बी वाई एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं पढ़ा था, x1 y1 और स्लोप m, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन लिखते थे। उसी तरीके से हो गया ना, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, और स्लोप को लिख रहे हैं बी वाई ऑन एक्स। तो कुछ ऐसी बहुत घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। तो एक बात तो तय है कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो कहाँ से पास करती है, x बार और y बार से। दोनों का कॉमन पॉइंट है x बार और y बार। तो प्रॉपर्टी 1 लिखेंगे, बोथ रिग्रेशन लाइंस y on x and x on y passes through a common point। एक ही कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन
थ्रू अ कॉमन पॉइंट दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। यानी इसका कुछ ऐसा सीन होता है, अगर ये है वाई ऑन एक्स लाइन और ये है एक्स ऑन वाई लाइन, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये फैक्ट है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दोनों अपने एक्स बार और वाई बार से ही पास करेगा दोनों लाइन। तभी तो ये लिख पा रहे हैं ना ये चीज, वाई मीन और एक्स मीन वाई मीन को यूज कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पास कर रहा है किससे, एक्स मीन और वाई मीन से, और दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, दोनों लाइन अलग अलग है। क्लियर बच्चे? तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखना है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब है दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 तो लिख दिया मैंने, अब है प्रॉपर्टी 2। बोथ आर unaffected by change of origin but depends upon change of scale। मतलब ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर हमने u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी कर दिया और v इज इक्वल टू वाई माइनस के कर दिया, तो b y ऑन x इज इक्वल टू b v ऑन u सेम होगा, सेम, नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। क्या किया हमने? चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं लगेगा, और ये टेक्निक हो सकता है कि आगे आपका काम भी आ जाए कहीं ना कहीं। तो ध्यान से देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन में, अच्छा अब पहले लिख देते हैं फिर पहले यही समझा देते हैं। तो u माइनस यू मीन करोगे, ध्यान से देखो, u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिखा, u मीन क्या हो गया, x मीन और प्लस c हो गया, u माइनस यू मीन क्या हो गया, x माइनस एक्स मीन, c तो कैंसिल हो गया। उसी तरीके से v इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो v मीन इज इक्वल टू आ गया y मीन और माइनस के। मैंने जानबूझ करके एक जगह प्लस सी लिया और एक जगह माइनस के लिया, ताकि आपको चेंज ऑफ ओरिजिन समझ में आ जाए कि कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करोगे, दोनों ही केस में वो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो v माइनस वी बार इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार आ जाएगा। अब एक्चुअल मीन मेथड से b v ऑन u का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, v माइनस वी बार u माइनस यू बार। अरे यही ना फॉर्मूला था b2 का, समेशन स्मॉल एक्स वाई और बाई में समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल एक्स का मतलब हो गया, स्मॉल u का मतलब हो गया u माइनस यू मीन, स्मॉल v का मतलब हो गया v माइनस वी मीन, और नीचे क्या आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर। v ऑन u की बात हो रही है तो u माइनस यू मीन का होल स्क्वायर। अब v माइनस वी मीन करेंगे तो वो तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर देंगे ना, y माइनस वाई मीन ही है, ये भी सेम टू सेम है, कोई चेंज तो आया नहीं। c और k का तो इफेक्ट दिख ही नहीं रहा ना, वो तो कैंसिल हो गया, तो सेम टू सेम रहा। तो बस ये 2 लाइन का प्रूफ है, इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स। यानी प्लस माइनस करने से रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल जैसे u इज इक्वल टू अगर kx कर दिया और v इज इक्वल टू अगर हमने cy कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो u मीन आ जाएगा k इंटू स्मॉल x, नहीं लिखना चाहिए हमें, x मीन, v मीन इज इक्वल टू हो जाएगा c y मीन, तो u माइनस यू मीन इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, और इधर v माइनस वी मीन क्या हो जाएगा, c इंटू वाई माइनस वाई मीन। अब आप जब निकालोगे b v ऑन u तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, v माइनस वी मीन, u माइनस यू मीन, नीचे में आ जाएगा समेशन u माइनस यू मीन का होल स्क्वायर। तो v माइनस वी मीन इज व्हाट, समेशन c इंटू वाई माइनस वाई मीन, u माइनस यू मीन इज व्हाट। सारी वैल्यूज यहाँ से पुट कर रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको? यहीं से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कंफ्यूजन होना तो आप रुक करके देखा करो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर कहीं पीछे से वैल्यू आ रही होगी तो हम स्क्रॉल जरूर करेंगे। सामने में ये सारी वैल्यूज हैं, बस पुट कर रहे हैं।
सी वाई माइनस वाई मीन और यू माइनस यू मीन की जगह पे के एक्स माइनस एक्स मीन और नीचे में आ गया समेशन यू माइनस यू मीन का होल स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब देखो ना, ऊपर से सी और के बाहर आ गया, अंदर में रह गया वाई माइनस वाई मीन इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, नीचे से के स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में रह गया एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, के से के कैंसिल, दिस इज सिंपली सी बाई के। और ये टर्म क्या है बच्चे बता सकते हो? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और नीचे में क्या है? स्मॉल एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज बी वाई ऑन एक्स। तो आपने देखा कि बी वी ऑन यू जो है वो सी बाई के और बी वाई ऑन एक्स। सी किसका स्केल फैक्टर था? वाई का था। के किसका स्केल फैक्टर था? मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला एक्स का था। तो ऊपर में जैसे बी वाई ऑन एक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर में वाई का स्केल आएगा और नीचे में एक्स का स्केल आएगा। समझ में आ गई बात? तो याद रखना बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो बी वी ऑन यू इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, तो ऊपर में वाई स्केल और नीचे में एक्स स्केल। तो स्केल से तो अफेक्ट होता है बच्चे ये, ठीक है, स्केल से तो अफेक्ट होगा। अब है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में है कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई को, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो जाता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सबका प्रूफ पॉसिबल है लेकिन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आर स्क्वायर। और प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी से रिलेटेड है कि सिंस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो बोथ आर ऑफ सेम साइन, बोथ रिग्रेशन। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव तब होगा जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑफ सेम साइन। ये क्लियर हो गया? दोनों का सेम साइन होना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। 5 ये भी हमें पता है कि आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आर की वैल्यू कभी भी, आर की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, वहीं स्क्वायर कर देते हैं तो ये 0 और 1 के बीच में आने लगता है। आर स्क्वायर अगर 1 से छोटा है इसका मतलब है कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई भी 1 से छोटा होगा, यानी बी वाई एक्स जो है 1 बाई बी एक्स वाई से छोटा होगा। तो अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा। सो इफ वन कोफिशिएंट is greater than 1, then other must be less than 1। तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। समझ में आ गई बात? And the last property is property number 6। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब अभी तो हमने पढ़ा कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। सो इफ बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर, देख रहे हो इक्वेट्रिक्स में अब क्या क्या चलने लगा, आर नेगेटिव, देन अब दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ये तो इस प्रॉपर्टी में हमने शो कर दिया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर है और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दोनों को सेम साइन का होना पड़ेगा। तो बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव, देन आर इज ऑल्सो नेगेटिव। ऐसा नहीं कि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, अगर अंदर में दो नेगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल r इज इक्वल टू रूट अंडर, अगर -0.3 इंटू -0.25 आ रहा है देन r इज ऑल्सो नेगेटिव। इफ बोथ bxy and
बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट साइन के तो हो ही नहीं सकते ना, दोनों सेम साइन का हो गई, हमने पहले प्रूव कर दिया है। देन आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में आर में अगर दोनों का पॉजिटिव आता है 0.25 इंटू 0.41, देन आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे आर के लिए। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको दिमाग में रखनी है। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में नहीं दे रखी है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग सिर्फ बुक की बातें नहीं पढ़ाते, बुक रीड करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हुए हैं और थोड़ा सा कुछ प्लस ही पढ़ाते हैं। कुछ प्लस पढ़ाते हैं तो आप ये मत सोचो कि मैम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करी, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा रही है, क्योंकि ये फिर फ़ायदा पहुंचाता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो कोई भी चीज़ें कहीं भी यूज़ कर देते हैं। या आप लोगों को मैथ से एक्सपीरियंस होगा, स्टैट से एक्सपीरियंस होगा कि कॉन्सेप्ट में उतना कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते वक्त तो कुछ भी पूछ देते हैं। इसलिए हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं उस लेवल का। इसलिए हम लोग सारे डेरिवेशंस आपको कराएंगे, ठीक है? चाहे डेरिवेशंस आपके कॉलेज वाले कराएं या ना कराएं। चैप्टर 4 में कई बार बच्चों ने कहा मुझे कि मैम हमारे कॉलेज के टीचर ने तो डेरिवेशन कराया ही नहीं, आप डेरिवेशन कराए चले जा रहे हो। तो भाई वो डेरिवेशन का आगे यूज़ है, जब आप आगे पढ़ोगे ना 7, 8, 9, 10, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम ने अच्छा किया था कि चैप्टर 4 में पढ़ा दिया था। अब अगर टीचर आपके कहते हैं कि इससे नहीं आएगा पेपर में तो आप उसका डेरिवेशन छोड़ दो, लेकिन पढ़ना तो जरूर है। याद नहीं रहे, प्रैक्टिस मत करो, लेकिन देखा हुआ जरूर होना चाहिए, तभी आप आगे भी चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है? तो चलो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अब अभी जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स देखी ना, अब ये तो प्रॉपर्टीज थी उनकी अपनी अलग। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर्स देखेंगे ओएलएस एस्टिमेटर्स का, कुछ और भी हैं फीचर्स ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स। कुछ ध्यान देने वाली बात है जो हमेशा यहाँ पर ट्रू होती है, तो ये आपको हेल्प करेंगे आगे भी डेरिवेशंस में, और क्वेश्चन करते वक्त भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इसमें से पहला है कि SRF ऑब्टेन्ड बाय OLS पासिस थ्रू। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 की सबसे ज़्यादा यही क्लास 4 इंपॉर्टेंट है। क्लास 3 में बस एक OLS था और क्लास 4 आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए हो कि धीरे धीरे लेवल जो है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और जब बढ़ेगा तो फिर वो कम नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रहेगा। इसका सेकुलर ट्रेंड होगा इंक्रीजिंग। कहोगे कि मैम स्टैट्स पढ़ाते पढ़ाते स्टैट्स का ही टर्म्स यूज करने लगी, हो जाता है बच्चे। SRF ऑब्टेन्ड बाय OLS पासिस थ्रू X बार एंड, आपके साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं ना सेकुलर ट्रेंड वगैरह जैसा टर्म। सेकुलर मतलब जिसका नॉर्मल बिहेवियर एक बार फिर चेंज नहीं होता, बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, सेकुलर ट्रेंड उसको कहते हैं। घट रहा है तो घटता ही जा रहा है। जैसे किसी कंट्री का पॉपुलेशन कभी नहीं घटेगा, चाहे कितना भी वॉर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता ही है। भले ही रेट अलग अलग होगा इंक्रीज होने का, लेकिन इंक्रीज तो हमेशा करेगा ही करेगा। तो वैसे ट्रेंड को कहते हैं सेकुलर ट्रेंड। तो आपका जो क्वाड्रिक्स है इसका डिफिकल्टी लेवल का भी जो है ना वो सेकुलर ट्रेंड इंक्रीजिंग ही है। चलो थ्रू X बार एंड Y बार, यानी अगर बात करें तो Y बार और X बार दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम X की जगह X बार डाल दें और Y की जगह Y बार डाल दें तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। LHS और RHS क्या होंगे? LHS और RHS इक्वल होंगे। सेकेंड फीचर, द मीन वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल्स इज ऑलवेज 0। मतलब हम ऐसी लाइन चूज करते हैं ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ऐसी लाइन चूज करते हैं कि जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही क्या हो, नेगेटिव एरर हो, ताकि सबका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसलिए ये बात लिखते हैं E का एवरेज जो है वो हो जाएगा समेशन EI/N एंड दैट इज इक्वल टू 0। जितने पॉजिटिव एरर है उतने ही नेगेटिव एरर हो जाए। तो ध्यान से देखो, EI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपको याद है ना, एक्चुअल में से क्या माइनस करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल में एरर होता है, एस्टिमेटेड में एरर नहीं होता। समेशन EI जब करेंगे तो समेशन Y माइनस वाई हैट, जब ये खुलेगा तो समेशन Y माइनस वाई हैट की जगह पे B1 माइनस B2
x आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो समेशन वाई आई माइनस b1n माइनस b2x समेशन x। और ये ट्रू है, ये ज़ीरो होता है फ्रॉम वन ऑफ द normal equations of OLS method, normal equation of OLS method। OLS मेथड में हमने डिराइव किया हुआ है कि y समेशन, तो OLS मेथड में हमने दो इक्वेशंस देखे थे, उसमें से एक ये भी इक्वेशन है, एक ये भी इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ OLS मेथड, तो जो नॉर्मल इक्वेशन हमने जो दो डिराइव किए थे ना OLS मेथड, वो हर जगह ट्रू होंगे ही होंगे, उसको आप कहीं भी फैक्ट जैसा यूज़ कर सकते हो। उसी बेसिस पे हमने ये भी लिखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एरर विल बी 0, क्योंकि OLS मेथड में हम लाइन ऑफ बेस्ट फीड को चूज करते हैं ना। थर्ड, समेशन EIXI, ये कैपिटल XI है 0, देखिए जरा ये कैसे होगा। द सम ऑफ, इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिड्यूअल्स E and the values of the explanatory variable x is 0. The sum of product of residuals E and the value of the explanatory variable x is 0. Summation EIXI is equal to 0, इसका मतलब है अनकोरिलेटेड। और अगर आप गौर से देखोगे ना तो दिस इज सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, याद है सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, समेशन जो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, b2 के रिस्पेक्ट में किया था, तो समेशन आया था दिस y माइनस b1 माइनस b2x और फिर आया था माइनस x, याद है, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली में e है एंड दिस इज x है, तो माइनस और 2 भी आया था, 2 नीचे आया था, पावर 1 हो गया था कैलकुलस से, तो -2 बाहर आकर के समेशन EIXI ही तो था वो। मैंने कहा ना कि नॉर्मल इक्वेशन को आप फैक्ट जैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता है, समेशन EIXI इज इक्वल टू 0 शो करने का। नहीं आता है तो किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी डेरिवेशन में यूज़ हो ही जाता है। 7, 8, 9, 10 में मैंने कहा ना काफ़ी सारे डेरिवेशंस है, 6 में भी, आगे चल करके तो हर चैप्टर में डेरिवेशंस है, तो ये कहीं भी यूज़ हो जाएगा। अब इसी के जैसा एक और है, उस पर ध्यान दो, समेशन EIYI हैट भी 0 होता है। अब ये क्या समस्या आ गई है, ये कैसे 0 होगा? इसका मतलब है YI एंड EI आर अनकोरिलेटेड। और एक एक चीज जो भी हम लोग पढ़ रही है चैप्टर 3 में ना, CLRM एजम्पशंस में आने वाला है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एजम्पशंस। चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट क्लास में ही हम आपको CLRM के एजम्पशंस पढ़ाएंगे, वहाँ ये सारी बातें रिपीट होंगी, प्रॉपर्टी के तरीके से यूज़ करेंगे कि YI EI अनकोरिलेटेड है, EIXI अनकोरिलेटेड है, ये सब वहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ हम लोग प्रूव कर रहे हैं, तो ध्यान रहे। समेशन EIYI हैट जब खोलेंगे तो YI हैट में बच्चे एरर नहीं होता है, एक्चुअल Y में एरर होता है। YI हैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द लाइन, तो B1 प्लस B2XI लिख देंगे। इसको जब ओपन करोगे तो EI एक बार B1 के साथ जाएगा, फिर EI एक बार B2XI के साथ जाएगा, तो B1 बाहर समेशन EI, यहाँ पे B2 बाहर समेशन EIXI, तो समेशन EI क्या हो जाएगा 0। अभी तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी में देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से, और प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से EIXI 0, तो पूरा ही 0 नहीं हो गया। तो अगर समेशन EI 0 है और B2 is uncorrelated with XI, then B2 is also EI is uncorrelated with XI, then EI is also uncorrelated with the YI। अब जो नेक्स्ट कराने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, या जो भी कोफीचर नंबर 5 है,
इसको थोड़ा स्टार लगा दो क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। इसमें है द मीन वैल्यू ऑफ वाई, द मीन वैल्यू ऑफ वाई हैट इज इक्वल टू एक्चुअल मीन ऑफ वाई, दैट इज वाई हैट का एवरेज इज इक्वल टू सिंपल वाई का एवरेज। मतलब एसआरएफ में जो वाई आ रहा है, एस्टिमेटेड वाई का एवरेज या सिंपल वाई का एवरेज दोनों सेम ही होंगे। देखो कैसे, वाई आई हैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b1 प्लस b2 xi लिखेंगे। और इधर साइड में चलो तो वाई आई हैट इज इक्वल टू होता है b1 प्लस b2 xi। तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई आई हैट माइनस b2 xi। तो b1 की जगह पे वही पुट करने वाले हम लोग, वाई आई हैट माइनस b2 xi, और इधर आ जाएगा प्लस में b2 xi। अब अच्छा, ये वाली वैल्यू मत पुट करो, रुक जाओ थोड़ी देर, इसका एवरेज लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वाई आई का जो एवरेज है वो हो जाएगा b1 प्लस b2 xi का एवरेज। तो b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा, और ये हम लोगों ने क्यों लिखा बच्चे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसआरएफ जो है वो अपने मीन से पास करता है, पासेस थ्रू मीन ना, एसआरएफ पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार। तो हम वाई हैट की जगह पे वाई बार लिख सकते हैं और एक्स आई की जगह पे एक्स आई हैट लिख सकते हैं, मतलब एक्स आई बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पास करता है अपने मीन से। तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा वाई मीन माइनस b2 एक्स मीन। तो वही हम लोग पुट करने वाले हैं, वाई आई मीन माइनस b2 एक्स मीन। अब देखो ना, वाई आई मीन बाहर आ गया और b2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो एक्स आई माइनस एक्स आई मीन आ गया। तो ये आ गया वाई आई मीन प्लस b2 और समेशन एक्स आई, और एक्स आई माइनस एक्स मीन जो है वो क्या हो जाता है, 0। अच्छा ठीक है, अब इस पे हम लोग लेंगे क्या, समेशन लेंगे, समेशन वाई आई हैट इज इक्वल टू समेशन वाई आई मीन प्लस b2 बाहर समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई मीन। एस समेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब इसका एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग n से डिवाइड भी कर रहे हैं, n से डिवाइड, n से डिवाइड। तो ये चीज़ तो बच्चे 0 हो जाना ना, बाय फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। बाय फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन स्टैट्स की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, नहीं याद है तो याद कर लो कि समेशन स्मॉल एक्स आई अकेला हो तो हमेशा 0 ही होगा। तो ये चीज़ तो 0 हो गई, और ये आ गया वाई आई हैट का मीन, क्योंकि उसका सम करके n से डिवाइड किया है, और ये तो खैर वाई आई मीन बाहर निकल जाएगा, n और n n n कैंसिल, क्योंकि ये कांस्टेंट था बच्चे, मीन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया वाई आई हैट का मीन इज इक्वल टू वाई आई मीन। तो इसमें मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि हमें b1 की जगह पे क्या पुट करना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एसआरएफ अपने मीन से पास करता है, तो मीन पुट कर देंगे और मीन से b1 निकाल करके, इंटरसेप्ट को निकाल करके इधर पुट कर देंगे, तो काम आसान हो जाएगा। क्लियर। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 कि समेशन स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू 0। अब समेशन क्यों स्मॉल एक्स आई 0 होते हैं, स्मॉल एक्स आई का मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन। जब खोलोगे तो समेशन एक्स और माइनस समेशन एक्स मीन, समेशन एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स मीन, इधर हो जाएगा एक्स मीन के साथ n, दोनों ही कैंसिल हो गए 0, क्योंकि मीन इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स बाई n, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू आ गया n इंटू एक्स मीन। क्लियर। उसी तरीके से समेशन वाई आई भी 0 हो जाएगा। अब है प्रॉपर्टी नंबर 7, समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ई आई वाई आई, कैपिटल वाई आई है। तो देखो
समेशन ई आई स्क्वायर को आप लिखोगे समेशन ई आई इंटू ई आई। एक ई आई को रहने दो और एक ई आई को खोल दो, वाई आई माइनस वाई आई हैट होता है। अब वाई आई हैट की भी वैल्यू डाल दो, तो वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई हो जाएगा। अब ई आई को सबके साथ लगा दो, तो ई आई वाई आई माइनस बी वन बाहर समेशन ई आई माइनस बी टू बाहर समेशन ई आई एक्स आई। और आपको तो पता है अभी तुरंत फ्रेश पड़ा हुआ ये टॉपिक है कि समेशन ई आई इज ज़ीरो, समेशन ई आई एक्स आई इज ज़ीरो। तो बचा क्या, समेशन ई आई वाई आई, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। समझ में आ गई बात। अब है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 8 कि समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई आई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई। मतलब दोनों स्मॉल रखो या एक स्मॉल रखोगे तो भी बात बन जाएगी। यहाँ पे y, दिस y इज स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल तो भी सेम होगा और दोनों स्मॉल तो भी सेम होगा। देख सकते हो आप इसको, समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स मीन, और अभी आप स्मॉल वाई आई ही रहने दो, तो यह आ जाएगा समेशन कैपिटल एक्स वाई आई माइनस समेशन एक्स बार वाई आई। अब यहाँ पर क्या होगा कि समेशन कैपिटल एक्स वाई आई तो रहने दो, ये एक्स मीन बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई, और समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई जो हो जाता है ज़ीरो। हमेशा स्मॉल वाले की ज़ीरो होगी क्योंकि वो होता है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड दैट इज ऑलवेज ज़ीरो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये आ गया समेशन एक्स वाई आई। इसी तरीके से जब आप एक्स आई वाई आई में एक्स आई को रखोगे और वाई को एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई। समझ में आ गई बात। तो ये जो मैंने पढ़ाया ना, ये अब आपका पूरा चैप्टर 2 का थियोरी हो चुका है। लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा जो भी बातें हैं वो फिर चैप्टर 3 में है, चैप्टर 2 में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास नंबर जो भी था 3rd था या 4th था, एक मिनट देखने दो। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे जो आपके बुक में पीछे में दिए रहते हैं ना कुछ एग्जाम्पल्स, क्लास 4th। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी क्लास 5th और फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर असाइनमेंट और पीपी चलेगा। तो नेक्स्ट विल बी क्लास 5th CH2 वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बुक में इकोट्रिक्स में क्या है कि गुजराती की बुक जब खोलोगे तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाता है। वो एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, और ये पूरे चैप्टर का ना क्रक्स होता है, जो आप पढ़े रहते हो उन सबको अप्लाई करते हो उस एग्जाम्पल्स पे। तो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, लास्ट में 4-5 एग्जाम्पल है उसको करेंगे, उसके बाद से फिर असाइनमेंट और पीपी होगा चैप्टर 2, उसके बाद से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ करके आइए, रिवाइज करके आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।